अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, इमरान खान साहब को किस्मत का धनी हमेशा से समझा जाता है। ये और बात है कि जिस तरह से उन्हें निकाला गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए, उस पर एक बड़ी बहस की जा सकती है। लेकिन हमने देखा कि जब वो इक़्तिदार में थे तो अपोजिशन उनको निकालने के लिए जितने मंसूबे बनाती थी, अपने दाम में आप फंस जाती थी। इमरान खान साहब सर्वाइव करके मज़ीद मजबूत हो जाते थे, चाहे वो सादिक संजरानी साहब का मामला हो या मौलाना फजलुर रहमान साहब का लॉन्ग मार्च हो। हमने देखा कि इमरान खान साहब मज़ीद ताकतवर हो। उन्होंने कहा कि नो ऑप्शन, नो अदर ऑप्शन, मैं ही ऑप्शन। अब हमें ऐसा लग रहा है जब अपोजिशन इक़्तिदार में आ चुकी है, इमरान खान साहब अपोजिशन में, तो जो हुकूमत के इकदाम हैं वो इमरान खान साहब को फेवर कर रहे हैं। जैसे जो इन्हें पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाना पड़ी, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करना पड़ा, और लोड शेडिंग की जो सिचुएशन है। शौकत तरीन साहब ये अब कह रहे हैं कि हमने भी आवाम पे इतना बोझ नहीं डाला जितना इस गवर्नमेंट ने डाल दिया, ज़ाहिर इसी के खाते में लिखा जाए ना, ये कर रहे हैं, ये अनाउंस करें। और जो फवाद चौधरी साहब हैं वो कह रहे हैं सिचुएशन बच्चों के हाथ में जैसे चीज़ें दे दी गई हैं, वो हर चीज़ को खोल खोल के खिलौने की तरह देख रहे हैं कि क्या होगा और माशी फसादात इस मुल्क में हो सकते हैं। मतलब एक कलाम है जो मुसलसल बज रहा है। इसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने अब हमने जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें जो ऑस्टेरिटी ड्राइव या किफ़ायत शारी के जो इकदाम तजवीज़ किए गए, उसमें सिक्योरिटी कार्ड्स में 50% कमी, जो उनका फ्यूल अलाउंस है उसमें कमी की गई है, और सरकारी फर्नीचर और मशीनरी की ख़रीदारी पर पाबंदी, और अगर आप सरकारी खर्च पर इलाज कराना चाहते हैं उसको भी बैन कर दिया गया। इस तरह के सो ऑन मैनी स्टेप्स। इमरान खान साहब जब आए तो उन्होंने भी ऐसे इकदाम किए कि भैंसें नीलाम की गई, और फिर वहाँ जो गाड़ियाँ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद थीं वो नीलामी के लिए रखी गईं, और उन्होंने कहा कि हम अखराजात में कमी करेंगे। जो ये हुकूमत कर रही है कमोबेश वैसे इकदाम आपको लगते हैं, और इन इकदाम से क्या फ़र्क पड़ेगा आम आदमी की हालत पे? आशा, आपने तो बड़ा संजीदा सा सवाल कर दिया शुरू में जी, और क्योंकि इसलिए संजीदा है कि मुझे आपका तो पता नहीं है, लेकिन हमारे हालात बहुत बुरे हैं। नहीं, सभी के हालात बुरे हैं, अमीरों के भी, गरीबों के भी। गरीबों के बहुत बुरे हैं, अमीर फिर भी सरवाइव कर जाते हैं। देखिए, हकीकत क्या है जी। हकीकत ये है कि खान साहब ने 4 साल के अंदर एक कुआं खोदा था, और 4 साल में मईशत को उस कुएं में फेंक दिया। वो इतना गहरा कुआं है कि उसमें से अब पानी को साफ़ करते और वहाँ से निकलने में वक्त लगेगा। अच्छा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आपको मैं थोड़ी सी याद दिला दूँ कि खान साहब छोड़ के क्या गए हैं। जब नए नए आए थे तो खान साहब का ये मौक़िफ़ था, जो कि असद साहब ने ये बात कही, असद उमर ने, कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे। आपको याद होगा, ये खुदकुशी करने को प्रेफरेंस देते थे IMF के पास जाने के लिए, और खान साहब दंदनाते थे। जी। फिर 1 साल के बाद इन्हें एहसास हुआ कि IMF के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि हालात ये काबू ना पा सके। ठीक, जब ये काबू ना पा सके तो फिर असद उमर साहब की छुट्टी करा दी और हफीज़ शेख साहब को लेके आए। ऐसे ही है ना। और क्योंकि हफीज़ शेख साहब से ये उम्मीद थी कि वो इनको लेके जाएंगे IMF के पास। जी। फिर उन्होंने IMF के साथ बातचीत करनी शुरू की, मगर सही तरीके से बात नहीं हुई। तीसरा साल गुजर गया और भी अभी तक ये बातचीत में ही लगे रहे। ठीक है। और मगर इन्होंने साइन कर दिया, और साइन करके पहली इंस्टॉलमेंट जो थी वो ले ली। ये $6 बिलियन की ये अग्रीमेंट IMF के साथ खान साहब की हुकूमत करके गई, मगर हर 2 साल में उन्होंने उसके ऊपर उतरे नहीं, जिसकी वजह से फिर पैसे आने रुक गए और आपकी मईशत की हालत और भी ख़राब होनी शुरू हो गई। जब ऐसी सूरत हाल हुई तो IMF ने फिर ये कहा कि अब 4 साल के बाद हम आपको पैसे देने बंद कर देंगे, क्योंकि आपने 2 साल जो अग्रीमेंट्स हुई हैं उसके ऊपर आपने अमल नहीं किया, टारगेट्स अचीव नहीं किए। जी। अब आगे पैसे नहीं मिलेंगे आपको। तो इस सूरत हाल में शौकत तरीन साहब को लाया गया। अच्छा। तो जब शौकत तरीन साहब आए तो शौकत तरीन साहब ने सब बयान ये दिया कि IMF की जो कंडीशंस हैं उसको हम नहीं मानते। और सबसे बड़ी जो उन्होंने झगड़ा किया IMF के साथ, वो ये किया, उन्होंने कहा कि IMF चाहती है कि आप ख़र्चे करने कम कर दें, टैक्सेस बढ़ा दें और ख़र्चे कम करें। उन्होंने कहा नहीं, हम ख़र्चे कम नहीं करेंगे, क्योंकि ख़र्चे कम करने के साथ मईशत बैठ जाती है। हम मईशत को बिठाना नहीं चाहते, हम मईशत को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम ख़र्चे नहीं करेंगे, हम कर्ज़े लेके और हम ख़र्चे करेंगे। IMF ने कहा ये मत करें ऐसे, इसके साथ और प्रॉब्लम्स हो जाएंगे आपको। उन्होंने कहा नहीं, हम कंट्रोल कर लेंगे, हम ख़र्चे भी बढ़ाएंगे और टैक्सेस भी कहीं नहीं कहीं से पैसे इकट्ठे कर लेंगे, तो इसलिए आप फिक्र ना करें। अच्छा। मगर 6 माह के अंदर ये पता चला कि ख़र्चे तो थे वो बढ़ते जा रहे थे, और टैक्सेस जो थे या रेवेन्यू जो आ रही थी वो कम थी। ख़ुसूसन एक ऐसा इंडिकेटर था जिसके साथ बहुत तकलीफ़ होनी शुरू हो गई, वो ये था कि आपकी इंपोर्ट्स जो थी
क्योंकि खर्चे कर रहे थे, ग्रोथ हो रही थी, तो इंपोर्ट्स बढ़ने शुरू हो गए जी। और एक्सपोर्ट्स उस तरीके से बढ़े नहीं जिस तरीके से शौकत तरीन की उम्मीद थी कि एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे। उनका ये था कि अगर इंपोर्ट 1 रुपए की बढ़ती है तो एक्सपोर्ट अगर 2 रुपए की हम बढ़ा लें तो सबका फ़ायदा हो जाएगा उसके अंदर। अच्छा। तो हमारे करंट अकाउंट, हमारे पास पैसे आ जाएंगे और उसके साथ डॉलर भी स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डॉलर कमाएंगे और कम डॉलर खर्च करेंगे तो आपका रुपया कम तो तकड़ा हो जाएगा ना। जी जी। अच्छा, तो इसलिए वो जो फार्मूला था वो फेल हो गया। अच्छा। उससे ये हुआ कि एक्सपोर्ट्स बढ़े नहीं, इन आपके जो डॉलर्स थे वो कम होते गए। स्टेट बैंक के पास कोई 20 अरब डॉलर थे, वो गिरते जा रहे थे। खान साहब जब आए तो वो आखिरी साल में गिरने शुरू हो गए और इंपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो गई, डॉलर की कीमत बढ़नी शुरू हो गई और आपकी महंगाई शुरू हो गई और शॉर्टेजेस शुरू हो गए। अच्छा। उस सिचुएशन में इन लोगों ने, जब इनको इस बात का एहसास हुआ कि अब हम जा रहे हैं घर, तो उस वक्त फिर खान साहब ने सोचा घर जाने से पहले क्या किया जाए। 2 चीज़ें कर सकते थे, एक तो ये कि जो IMF कह रहा था वो बात मान लेते, दूसरा ये था कि अगर जा ही रहे हैं तो जो अगले आ रहे हैं उनके लिए एक और कुआं खोज जाए ताकि वो फंस जाएं। इन्होंने फिर उस वक्त जब कि IMF ये कह रहा था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, एनर्जी की, बिजली की कीमतें बढ़ाएं, टैक्सेस बढ़ाएं, उन्होंने कहा नहीं, हम अब घर जा रहे हैं, हम नहीं करते और जो अगली हुकूमत आएगी उसको और भी तकलीफ होगी, क्योंकि अगर 2 महीने हमने ये ना किया तो और भी खसारा बढ़ जाएगा। ठीक है। ये वो एक सोचे समझे प्लान के तहत वो करके गए। अब जब ये लोग आए हैं, इनके पास 2 ऑप्शंस थे। इन्होंने जब देखा कि इतना बड़ा मसला बना हुआ है, क्या किया जाए, तो इन्होंने कहा कि इसको हाथ लगाया और उसके बाद इलेक्शन में गए तो बड़ा मसला बन जाएगा, आवाम नहीं माफ़ करेगी, और अगर हम इसको छोड़ के चले जाते हैं तो फिर केयरटेकर आ जाएंगे, जब केयरटेकर आएंगे तो वो कर लें। मगर वहाँ मसला ये बना कि एस्टैब्लिशमेंट ने इनको ये कहा कि IMF शायद केयरटेकर्स के साथ काम ना करे, तो आप रह जाएं और ये काम करें। अच्छा। और इनका ये ख्याल था कि फिर हमें पूरा 1.5 साल मौका मिल जाएगा कि हम ये मुश्किल हालात में ये मुश्किल फ़ैसले कर लेंगे और उसके बाद वक्त मिल जाएगा मईशत को ठीक करने का। जब इलेक्शन का वक्त आएगा अगले साल तो हम मामला हल कर लेंगे। अब इन्होंने ये मुश्किल काम करना शुरू कर दिया है। इनकी यही उम्मीद है कि ये अगले साल तक रहेंगे हुकूमत में, और मिफ्ता इस्माइल जो है वो अब से कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि 6, 7, 8 महीने के अंदर अंदर हालात बेहतर हो जाएंगे, मईशत चलनी शुरू हो जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि अगले बजट, ये बजट जो जून में आ रहा है, इसके बाद जो अगला साल है वो कह रहे हैं 5 या 6% ग्रोथ होगी जी, जहाँ के दैट्स अ वेरी बिग फिगर। तो वो आपको एक स्पिन दे रहे हैं कि जी आगे सूरज बाहर निकलेगा, बारिश बादल ख़त्म हो जाएंगे, ये अंधेरा ख़त्म होगा, आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, अब इस सूरत में है, अब उनके लिए 2 इश्यूज़ हैं कि किस तरीके से इसको टैकल किया जाए। एक तो उन्होंने 2-3 चीज़ें की कीमतें बढ़ा दी हैं। आपने देखा तेल की कीमत बढ़ा दी, एक दफ़ा नहीं, पहले ये कहा कि एक ही दफ़ा करने लगे हैं, उसके बाद उन्होंने फिर अगले हफ्ते फिर कर दिया। अब यही स्पेकुलेशन हो रही है आयशा कि क्या अगले हफ्ते फिर कुछ होगा या उसके अगले हफ्ते होगा, या अब जो कुछ होना है वो बजट के ही अंदर होगा। अच्छा। मेरा ये ख्याल है क्योंकि बजट उन्होंने कहा 10-11 तारीख को उन्होंने करना है, तो अब तो अगले हफ्ते बजट में आना है, तो बजट की पूरी तैयारी हो गई है। मेरा ख्याल है अब सारा कुछ जो कुछ होगा वो बजट के अंदर ही होगा। अच्छा। तो इसलिए ये जो आज आपने जो सवाल जहाँ से शुरू किया कि ये जो छोटे मोटे इकदाम कर रहे हैं, ये इससे कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, ये पब्लिक रिलेशनिंग है, ये पब्लिसिटी है। क्योंकि देखिए आज अब बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है कि जी मिनिस्टर्स और हुक्मरान तबका, उनके ऊपर कोई डज नहीं लग रही, डज सारी की सारी आवाम के ऊपर लग रही है। ये पेट्रोल जो है ये ज़्यादा आवाम को ही इसका असर पड़ा है, इसके साथ और महंगाई होगी वो आवाम ही देगी ना जी। अमीरों को तो जैसे भी आपने कहा कि अमीरों को उतना फ़र्क नहीं पड़ता, आवाम के लिए बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। तो अब ये जो है ना जी, ये दिखाने के लिए एक दिखावा है कि जी हमने सिविल सर्वेंट्स को उनके जो पेट्रोल अलाउंस है 40% वो 500 मिलता था लीटर महीने का, वो हमने उसको 300 लीटर कर दिया है और आप पेट्रोल खर्च ना इतना करें। इसी तरीके के साथ पहले जब ये आए शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने कहा कि हम 6 दिन हम काम करेंगे, जैसे कि यानी सुबह 6 बजे उठेंगे, रात को 10 बजे 11 बजे घर जाएंगे और 6 दिन काम करेंगे। देखिए मैं कितनी मेहनत करता हूँ। ठीक है, ये नहीं सोचा कि उसके साथ 6ठे दिन जब काम करेंगे तो बिजली भी इस्तेमाल होगी, खपत होगी और बिजली वैसे ही नहीं मिल रही, हफ्ते की छुट्टी भी खत्म करनी पड़ी, यू टर्न ले लिया। अब यू टर्न ले लिया। देखिए ना, मगर ये इसकी जरूरत नहीं थी ना, अगर थोड़ा सा सोच लिया जाता उस वक्त तो ये नहीं, मेरा ख्याल है ये सियासतदान करते हैं दिखावे के लिए
कि हम आए हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। उसके बाद जब पता चलता है कि डज लग गई, उल्टे गले पड़ गया, तो फिर यू टर्न ले लेते हैं। तो ये उसी किस्म की यू टर्न है जिस किस्म की यू टर्न खान साहब ने भी की थी। प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, गवर्नर हाउस के अंदर जो है वो पब्लिक प्लेसेस बनेंगी, यूनिवर्सिटीज बनेंगी, याद है आपको? और मुर्गी और अंडों की बात की थी कि ये हम कर देंगे। अभी आपने किसी चीज का अभी भी हवाला दिया, भैंसें वो सेल के लिए, वज़ीर आज़म हाउस की भैंसें थी। तो ये सारी बातें एक आवाम को मतलब बेवकूफ बनाने के लिए होती है। मैं आपको ये बताऊं, ये जो अभी जो बात की है इन्होंने, ये जी कि हम 40% उनकी पेट्रोल अलाउंस कम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और जैसे इमरान खान ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर पूल के अंदर 50 गाड़ियां हैं, वो सारी हम बेच देंगे। मुझे याद है आयशा, मैंने उस वक्त एक तबसरा किया था, मैंने कहा था ये सारी गाड़ियां जो है ना उनमें से बेशतर आर्मर्ड गाड़ियां हैं। अच्छा, आर्मर्ड गाड़ी का जो कानून है वो ये है कि कोई बंदा, आम आदमी आर्मर्ड गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकता। अच्छा। उसके लिए एक स्पेशल एनओसी लेना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो मिलता है इंटीरियर मिनिस्ट्री से। ओके। अच्छा, इंटीरियर मिनिस्ट्री जो भी कोई बंदा आर्मर्ड गाड़ी रखना चाहता है तो वो इंटीरियर मिनिस्ट्री को अप्लाई करता है कि जी मैंने आर्मर्ड गाड़ी रखनी है, मुझे खतरा है अपनी जान का। जी। प्राइम मिनिस्टर को तो ये नहीं कहना पड़ता, उनको तो फौरन एनओसी मिल जाता है। मगर अगर तुम लेना चाहो या मैं लेना चाहूँ तो हमें अप्लाई करना पड़ता है। अब जब ये गाड़ियाँ ऑक्शन पे आई तो वहाँ किसी ने ये नहीं पूछा, जो लोगों ने ख़रीदना चाहा है, कि जी इसके लिए आर्मर्ड एनओसी भी चाहिए होगा, तो उन्होंने कहा जी भेज दो, ये आ गई ऑक्शन मार्केट में। मुझे याद है कि मैंने उस वक्त जो इंटीरियर सेक्रेटरी थे उनको फ़ोन किया जी। मैंने कहा आपको पता है एक बात का कि आपने ऑक्शन पे गाड़ियाँ लगा दी हैं, मगर ये तो एनओसी के बगैर ये कोई ख़रीद भी नहीं सकता। आप यकीन करें उनको इस बात का पता नहीं था। तो उन्होंने कहा अच्छा ये क्या मतलब? मैंने कहा ऐसे है कि ये कानून है आप लोगों का ही, इंटीरियर मिनिस्ट्री का, जिसकी उसके पीछे आईएसआई है। आईएसआई ने हर एक बंदे को एनओसी नहीं दिलवाती, वो उनके लिए इशू बन जाता है, कल को ये क्रिमिनल एक्टिविटी इसको इस्तेमाल कर लिया जाए। फिर क्या हुआ, कोई एनओसी नहीं मिला कहीं से, और फिर से ये सारी गाड़ियाँ फारग होगी, वहीं की वहीं वापस चली गई। अच्छा, तो इस किस्म की ये होता है, सोचे समझे बगैर ये काम कर देते हैं, कोई पूछ नहीं करते। इनका ख्याल होता है कि हम ड्रामा कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, लोग रिटर्न कर देंगे। तो ये भी उसी किस्म की चीज़ है। लेकिन आवाम की जो लाइल्मी है उससे सियासतदान फ़ायदा उठाते हैं ना, उससे खेलते हैं। नहीं, तो मतलब ये एक दिखावे के लिए किया जाता है। ये जो सारे इकदाम किए हैं उन्होंने, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये इनमें से आधे जो हैं वो इम्प्लीमेंट भी नहीं होंगे। ये जो 440 लीटर 400 लीटर 500 लीटर से 300 लीटर कर दिया, ये कर दिया, उनको ब्यूरोक्रेट्स के पास और बहुत से रास्ते हैं अपना पेट्रोल अलाउंस बढ़ाने के लिए या ऑफिशियल कार इस्तेमाल करने के लिए। मैं आपको बताऊं, ये पिछली हुकूमत में नवाज शरीफ साहब के ज़माने में एक और कानून बना था कि अब सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनको ऑफिशियल गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी, एक अलाउंस मिल जाएगा कि आप अपनी गाड़ी खरीद लें या अपनी गाड़ी लीज कर लें। तो और उसमें आपकी तनख्वाह जो थी लाख रुपया 1.5 लाख रुपया पर मंथ बढ़ा दी, और कहा जी अब ऑफिशियल गाड़ी नहीं होगी। क्यों? ऑफिशियल गाड़ी की बड़ी मिसयूज़ होती थी, फैमिली के लिए भी इस्तेमाल होती थी, और उसके खर्चे वर्चे भी जो सारे गवर्नमेंट के खाते में पड़ जाते थे। उन्होंने कहा जी आप हमसे लाख रुपया महीना एक्स्ट्रा ले लिया करें, अपनी गाड़ी का इंतज़ाम कर लें। तो कुछ लोगों ने तो कहा नहीं हम नहीं करते, कुछ लोगों ने पैसे भी ले लिए और ऑफिशियल कार भी इस्तेमाल करते रहे। अभी भी ऐसा ही है, और अभी भी इसी पे शहबाज शरीफ साहब ने बरहमी का इजहार किया। तो इसलिए ये इसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है, और ये सिर्फ दिखावे के लिए होता है कि हम कुछ कर रहे हैं। तो मैं नहीं इम्प्रेस्ड इन चीज़ों के साथ। अलबत्ता ये है कि अगर इसमें से कोई फ़ायदा होता है और इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं तो अच्छी बात है। अच्छा। मगर मेरा नहीं ख्याल कि ये जिस किस्म की ये सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन के अंदर ये काबू पा लेंगे इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, मोटी बातें करनी पड़ेंगी इनको, जो कि अब हम डिस्कस कर सकते हैं। इम्प्रेस और डिप्रेस करने की जब बात है तो जो बजट आ रहा है इम्प्रेसिव या आशा, मैं आपको बताऊं बजट के अंदर बड़ी सख्तियां होंगी। जो मेरी जो उम्मीद है, अब मैंने ये प्रोग्राम के अंदर बहुत सी बातें डिस्कस की हैं कि अमीरों से पैसे लेके गरीबों में तकसीम करने हैं, अमीरों से लेके डेवलपमेंट करनी है, कर्ज़े वापस करने हैं। आजकल जो बैंकों का कर्जा है 13-14% पे चढ़ गया, कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकता इस किस्म की चीज़। हो ये रहा है कि इंडस्ट्री लगाने के लिए जो पैसे हैं बैंकों के पास, वो सारे के सारी हुकूमत वो कर्ज़े ले रही है बैंकों से। बैंक जब कर्ज़ा देता है हुकूमत को तो कोई रिस्क नहीं होती उसके अंदर, वो सॉवरन गारंटीज़ होती हैं कि जी ये पैसे वापस आने ही आने हैं। अगर मैं जाके कर्ज़ा लेने जाऊं तो पहले तो मुझे वो कहते हैं जी ये दे, ये प्रॉपर्टी दे, ये दे, हम बड़ी रिस्क है आपकी, फिर ऊपर से इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। इस वक्त बैंकों के पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है कि इंडस्ट्री को या प्राइवेट सेक्टर को कोई लोन्स दें कारोबार के लिए। क्यों? सारे का सारा पैसा गवर्नमेंट ले जा रही है। क्यों ले जा रही है?
फजूल खर्चियाँ करने के लिए और पुराने कर्जे देने के लिए। इस किस्म की क्राइसिस आई हुई है आपके पास। अच्छा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगले बजट के अंदर देयर हैज़ टू बी ए मैसिव ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज। अब बात सुनी जा रही है जी कि जिन लोगों की तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं उनके ऊपर एक लग्जरी टैक्स लगाया जाएगा। या उनके जो टैक्स रेट्स है, IMF कह रही है कि इस वक्त आप ज़्यादा से ज़्यादा 25% टैक्स देते हैं। जो इंसान इस वक्त 10 लाख रुपया महीना बना रहा है वो कोई 20-25% उसमें से टैक्स देता है। अच्छा। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो कि कच्चे में बनाते हैं और कच्चे में टैक्स भी नहीं देते। तो मैं काफ़ी अरसे से ये कह रहा हूँ कि 5,000 रुपये का नोट को ख़त्म करें, क्योंकि सारा कच्ची ट्रांजैक्शन जो है वो 5,000 नोट के साथ होती है जी। क्योंकि अदरवाइज़ अगर 500 रुपये के नोट में हो तो बोरियां भरनी पड़ जाती हैं। तो वो बोरियां वो 5,000, तो वो अभी तक कोई प्लान नहीं है कि 5,000 रुपये का नोट ख़त्म किया जाए। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट जो है वो उसको एहसास है इस बात का कि ये चोरी जो होती है, ब्लैक मनी जो होती है, उसकी सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कैश में होती हैं और 5,000 रुपये के नोट के साथ होती है। उसको ख़त्म करने का कोई प्लान नहीं है। होना चाहिए, सबसे पहली बात है उसको ख़त्म करना चाहिए। फिर देखें क्या होता है। फिर लोग भागे जाएंगे अपने पैसे जो इस वक्त उन्होंने घरों में रखे हुए हैं या बैंक वॉल्ट्स में रखे हुए हैं, वो लेके बैंकों में जाएंगे। जैसे इंडिया में हुआ नोटबंदी के तो नहीं, वो और चीज़ थी। तो ये जो है ये वो तो उन्होंने कहा जी रातों रात कर दिया ना। यहाँ तो इनको टाइम देना चाहिए ना, 3 महीने दे के। तो मैं बेसिकली कह रहा हूँ बहुत से रास्ते हैं। वेल्थ टैक्स लग सकता है जी। ये लग्जरी टैक्सेस लग सकते हैं। टैक्स रेट IMF कह रहा है कि 25 से 30-35% करें। आपको पता है अमेरिका में और UK में कितने हाई टैक्स रेट्स हैं। कम से कम टैक्स रेट्स 20-25% है, ज़्यादा से ज़्यादा 50%। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में 50%। तो यहाँ तो टैक्स देता ही कोई नहीं है। तो बात यह है कि यहाँ प्रॉब्लम ये बन जाता है कि जब आप कहते हैं कि जी 20 से हमने 30% कर दिया, तो जो लोग 20% दे रहे हैं उन्हीं के ऊपर 30% हो जाता है। मगर जो लोग उनसे भी ज़्यादा कमा रहे हैं और दे कुछ भी नहीं रहे हैं उनको नहीं पकड़ा जाता। तो IMF रो के पीट के कि जी जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनको टैक्स नेट में लाया जाए। हमारा टैक्स टू GDP रेशियो जो है दुनिया में कम से कम तरीन मुल्कों में है, 10-11% है, और हालांकि होना चाहिए 20% के करीब। फिर जाके ये बात मसले हल होते हैं। ठीक है। तो अब देखना ये है कि ये किस तरीके के साथ आगे जो इक़दाम आ रहे हैं बजट के अंदर, क्या शुगर की सब्सिडीज़ ख़त्म करेंगे, क्या जो रिबेट्स मिल रही हैं लोगों को, इतना एक्सचेंज रेट के बावजूद उनके हक़ में जा रहा है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के हक़ में उनको अभी भी रिबेट्स मिल रही हैं, क्या ये ख़त्म होंगी? क्या लोग अपने पाँव पे खड़े होने का इनको सिखाया जाएगा कैसे खड़े होते हैं? तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर तो ये बजट में आएंगी तो हम तारीफ़ करेंगे। और अगर ये फिर गोली दी जाएगी और दिखावे के लिए बहुत सी चीज़ें की जाएगी जो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकती, तो मैं आपको ये बता दूं IMF भी इनके गले पड़ जाएगा और हम भी इनके गले पड़ जाएंगे। ठीक है राजी, बहुत से लोगों को करना है इस हुकूमत ने, और हुकूमत है इत्तेहादियों के बलबूते पर। तो आने वाला बजट कौन कौन से चैलेंजेस हुकूमत के लिए लेकर आएगा और इमरान खान साहब क्या तैयारी कर रहे हैं, ये हुकूमत कब तक रहेगी? एक नई प्रेडिक्शन आई है सामने, ब्रेक के बाद आके उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। सेठी साहब, वैसे जो अवाम में बेचैनी है उसका अहाता नहीं किया जा सकता, स्पेशली जब आपके वज़ीर ख़जाना मुस्कुरा कर ये कह रहे हैं कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा। ये रीज़न क्या है कि IMF की शराइत को मानने के बावजूद भी डॉलर मजबूत होता जा रहा है, उसकी कीमत में इजाफा ही हो रहा है, हम इसमें कमी नहीं देख रहे? और पेट्रोल आपके ख्याल में इस गवर्नमेंट ने और कितना महंगा करना है? आयशा, पेट्रोल तो और महंगा होगा, बिजली भी महंगी होगी। मेरा ख्याल है ये इस साल में और कोई 51 रुपए के करीब और महंगा होगा। 250 को क्रॉस कर जाएगा? जी, वहाँ जाएगा ये। ओके। क्योंकि यही इंटरनेशनल लेवल है इस वक्त और ये वहीं जाएगा, क्योंकि बाहर जहाँ से पेट्रोल लेते हैं वहाँ अभी तक पेट्रोल महंगा है। और जब तक ये यूक्रेन और रशिया की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है और सप्लाई लाइन्स जो हैं मसला बना हुआ है, उस वक्त तक, और सैंक्शंस लगे हुए हैं, उस वक्त तक ऑयल की टाइट ये 90-95, अगर ऑयल $70 पे आ जाता है तो फिर आपको कुछ सहूलत हो जाएगी यहाँ, मगर अभी सूरत हाल ऐसे नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ आपको ख़ास कोई रिलीफ मिलने वाली नहीं है। कीमतें बढ़ेंगी ऑयल की अगले 6 माह के अंदर, और अगले माह में भी बढ़ेंगी। अच्छा। उसके बाद भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहेंगी, सिर्फ ऑयल की नहीं बल्कि ओवरऑल सभी चीज़ों की। इन्फ्लेशन, अब आइए इन्फ्लेशन की बात। इस वक्त मुख्तलिफ डेटा है, कोई कहते हैं 20% है, कुछ लेटेस्ट जो हफीज़ पाशा साहब ने जो भी बताया कि 23% के करीब इन्फ्लेशन चल रही है, और कोई इम्कान नहीं है इसको कम होने का। इम्कान ये है कि इससे कम नहीं होगी, शायद ज़्यादा भी हो जाए अगले 6 माह के अंदर, अगले 6 माह में शायद ज़्यादा भी हो जाए। उसकी वजह यह है कि ये जो इक़दाम अब होने जा रहे हैं, ये तेल की कीमतें वगैरह, इसका जो असर है, हमेशा इकोनॉमिक्स में ये होता है कोई भी आप फैसला करें ना तो उसका जो असर है वो 3 से 4 महीने के बाद पूरा आता है। अच्छा। एकदम उसका असर नहीं आता। अब जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें, या जो लोग आहिस्ता आहिस्ता कीमतें बिल्स जो हैं वो बात के आहिस्ता आहिस्ता कीमतें बढ़ती हैं। ठीक है। तो ये कीमतें अभी बढ़ेंगी, अभी और मुश्किलात होंगे।
मगर जब एक इकोनॉमी चलनी शुरू हो जाएगी और आईएमएफ से पैसे आ जाएंगे, क्योंकि जब आईएमएफ से पैसे आएंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगी? क्या होगी? स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं इस वक्त कोई 8-9 बिलियन पे आ गए हैं 20 से गिर के, और दिन रात इतना ही फिक्र है कि आगे सिर्फ 4 हफ्ते के लिए आपके पास पैसे हैं इंपोर्ट के लिए, और इसीलिए हर जगह पे अब लोगों ने आपको सप्लाई करनी बंद कर दी है। फॉर एग्जांपल जो तेल का मसला है, तेल जो है वो इंपोर्ट किया जाता है, उसके लिए इन लेटर्स ऑफ क्रेडिट खोले जाते हैं, एलसी उसे कहते हैं। एलसी ये होता है कि मैंने आपसे तेल खरीदना, अच्छा, आपको मैं कहता हूँ कि जी मुझे आप इतना $2 लाख का तेल दे दें। आप कहते हैं जी ठीक है, बैंक को कहें कि हमें $2 लाख दे दें। आप कहते हैं नहीं, हमें थोड़ा सा उधार दे दें। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, बैंक की गारंटी दें कि अभी आप $1 लाख दे दें, तेल मिल जाएगा, जब पाकिस्तान पहुंच जाएगा तो उस वक्त जब आप छुड़ाएंगे तेल पोर्ट से तो बाकी 1 लाख उस वक्त दे दीजिएगा। तो बैंक एक लेटर ऑफ क्रेडिट जिसे कहते हैं एलसी, बैंक कहता है कि ठीक है जी, हम जिम्मेदारी लेते हैं, आयशा तुम 1 लाख हमें दे दो अभी, और 1 लाख जब तुम्हारा तेल आएगा तो उस वक्त हमें दे देना। हम अभी पार्टी को 2 लाख दे देते हैं। अच्छा। मगर वो पार्टी को वो दोनों बैंक चाहे उसका बैंक और आपका बैंक आपस में तय कर लेते हैं कि हम गारंटियां दे रहे हैं, ठीक है, तो बैंक्स गारंटी दे देते हैं। ओके। अब क्या हो गया है कि वो जो तेल वाले हैं वो ये कह रहे हैं नहीं, अब 100% पहले पैसे दें, फिर हम आपको तेल। उन्हें इकोनॉमी का पता है, सिचुएशन उन्हें पता है, यहाँ ये पता नहीं है कि 6 महीने के बाद ये हमारे जो रह गए हैं पैसे ये भी देंगे होने के नहीं। तो उसके साथ ये हुआ कि स्टेट बैंक के रिजर्व्स और गिरने शुरू हो गए। वो पैसे पहले जो थे आप आधे देते थे, माल आता था, आप बेच के पैसे इकट्ठे होते थे, फिर आप देते थे। एक्सपोर्ट से जो पैसे आते थे उसके अंदर भी वक्त लगता है आने में। अब क्या हो गया कि वो एक्सपोर्ट वाली सिचुएशन तो वही है, जैसे पहले आ रहे थे उसी रेट पे आ रहे हैं, उसी स्पीड पे आ रहे हैं। जी। आज आपने एक्सपोर्ट किया तो आपको 4 महीने या 6 महीने के बाद पैसे मिलते हैं। इंपोर्ट के ऊपर वो कहते हैं पहले पैसे दो फिर लो। तो ये जो नई डेवलपमेंट हुई है, ये आपकी रिस्क कंट्री की बहुत बढ़ गई है। इसलिए ये एक बहुत सीरियस इशू बन गया है कि क्रेडिट नहीं मिल रही। ठीक है, जब आईएमएफ का पैसा आएगा तो ये खुल जाएगा, स्टेट बैंक के रिजर्व्स फिर 20 के करीब पहुंच जाएंगे, फिर किसी को फिक्र नहीं होगा। फिर ये जो सारे कॉस्ट्स हैं, क्योंकि एलसी का भी एक कॉस्ट होता है, वो भी फिर कम होने शुरू हो जाएंगे। और ये जब और वो जो पैसा आएगा उसके साथ फिर आपका रुपया जो है वो फिर मजबूत होना शुरू होगा और डॉलर कमज़ोर होना शुरू होगा। ओके। इसमें लग जाएंगे 6 महीने। अच्छा। आईएमएफ का पैसा अगले महीने जाके एग्रीमेंट साइन होगी, मिड जुलाई के अंदर आईएमएफ की जो बोर्ड मीटिंग है उसके अंदर ये सारे बात तय होगी। अच्छा। फिर वो पाकिस्तान के पास आएंगी और साइन ऑफ होएगा। एंड ऑफ जुलाई जाके आईएमएफ आपको पहला 1 बिलियन या 2 बिलियन जो भी लेना है वो आपको मिलेगा। जैसे ही वो मिलेगा तो कुवैत और सऊदी अरेबिया और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक और फलाना और टेगड़ा सारे आ जाएंगे कि जी हाँ, आईएमएफ के पीछे वो सारे आएंगे। अच्छा। तो आपको फिर 8-9 बिलियन डॉलर्स अगस्त सितंबर तक आपको मिल जाएंगे, जिसकी वजह से फिर डॉलर की कीमत यहाँ गिरेगी, क्योंकि स्टेट बैंक के पास डॉलर होंगे देने के लिए। ठीक है। जब डॉलर वो मार्केट में फेंकते हैं तो फिर रुपया तकड़ा होता है और डॉलर कमजोर होता है। जब डॉलर मिलता ही नहीं है तो डॉलर महंगा हो जाता है। जाहिर है। और तो अभी इस वो वक्त डॉलर नहीं situation मिल है। रहा, हाँ। तो जो लेना चाहता है उसको और पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है। तो जब ये आ जाएगा तो फिर 6 माह के बाद आपकी सिचुएशन बेहतर होगी। तो जो टाइमलाइन आप दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे ये गवर्नमेंट तो वो दिन नहीं दिखेगी जब अच्छे दिन अब आएंगे। आपने ये बड़ी खतरनाक सी बात कर क्योंकि दी। शेख रशीद साहब कह रहे हैं जून के बाद ये हुकूमत नहीं होगी। सेठी साहब साफ सी बात है। और शौकत तरीन साहब कुछ मुलाकातें कर रहे हैं, उनका तस्करा कर रहे हैं। हाँ, अब आपने बात छेड़ी दी। चिड़िया की खबर दें इस चिड़िया बारे की खबर ये है कि जब ये गवर्नमेंट आई थी में। जी। और उस वक्त उनसे ये कहा गया था कि इकदामात करने हैं, तो ये मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, इन्होंने ये फैसला किया कि हम नहीं कर सकते, बहुत गहरा कुआं है, बहुत गंदा पानी है, जिसने ये गंदा किया वो ही साफ़ करे और हम घर जा रहे हैं। मगर फिर एक ऐसी सूरत हाल बनी कि इन्होंने ये फैसला किया कि हम रह जाएंगे, और प्रेशर आया एस्टैब्लिशमेंट से कि आप रह जाएं और ये काम करें। अच्छा। तो अब ये काम कर रहे हैं। अब शेख साहब ये कह रहे हैं कि जैसे ये काम हो जाएगा, आईएमएफ के साथ मुआहदा हो जाएगा, तो उसके बाद इनकी छुट्टी हो जाएगी। और क्योंकि इमरान खान साहब को भी खुश करना है और वो भी धंधना रहे हैं बाहर बैठ के, और आवाम भी नाराज़ होगी इनके साथ, तो अच्छा है उसी वक्त एक इलेक्शन हो जाए ताकि किसी को मेजॉरिटी ना मिले। अच्छा, ये मेरा भी यही तज्जिया था, मैं आज भी मेरा तज्जिया वही है, मैंने इसमें तब्दील नहीं किया। शेख साहब की बात पे बहुत वज़न है, मगर अब एक नया प्रॉब्लम बन गया, क्या ऐसे होगा या नहीं होगा। देखिए, अगर तो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ लॉन्ग डिस्टेंस सोच है और ये शॉर्ट डिस्टेंस सोच छोड़ देते हैं, अच्छा। तो फिर तो बचाव हो सकता है।
और अगर ये वही सोचेंगे कि नहीं हमने ये भी करना है और वो भी करना है और इधर भी गड़बड़ हो, तो फिर ये वी आर गोइंग टू हेड इनटू ट्रबल। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी एक मीटिंग हुई है जो कि शौकत तरीन साहब ने उसका आज जिक्र कर दिया, ऐसा ही उनका एक बयान आ गया जी। कि एक मीटिंग हुई थी इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर, मुक्तदर हलकों ने बुलाया हमें, उसमें मिफ्ता इस्माइल भी थे। उसमें मिफ्ता इस्माइल को भी बुलाया, शौकत तरीन को भी बुलाया, हफीज शेख को भी बुलाया जी, और तारिक बाजवा साहब को भी बुलाया। और तारिक बाजवा आप पता कौन है? कौन है? वो एक स्टेट बैंक के गवर्नर रहे हैं जी। और तारिक बाजवा साहब पंजाब हुकूमत में फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे हैं। अच्छा। और स्टेट बैंक के गवर्नर भी रहे हैं उसके बाद, तो वो भी फाइनेंस के आदमी। तो अब बात यह है कि क्यों बुलाया गया है? रजा बाकिर साहब भी जो अभी और रजा बाकिर साहब को भी बुलाया। उससे जिम्मेदारी। अब बात यह है कि तो वहाँ क्या बात हुई? क्या बात हुई? उन्होंने कहा कि IMF के पास जाना है, इस हुकूमत की हेल्प करें। हाँ, यही कहा ना कि आप क्योंकि आप लोग वो थे जिन्होंने ये प्रॉब्लम क्रिएट किया। अच्छा। या हल नहीं किया। ये तो नहीं कहा गया होगा, लेकिन जाहिर है मतलब इन अ वे इट वाज, बिकॉज ये मिफ्ता तो यही कह रहे हैं ना कि आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब हमें डिस्टेबलाइज मत करें। हाँ। हम कुछ करने जा रहे हैं जो कि आपको करना चाहिए था, आपने किया नहीं और हमारे लिए ये मसला छोड़ गए। अब मेहरबानी करके तनकीद अपनी बंद करें और ये धरने चरने बंद करें। ये कौम के इंटरेस्ट में जो हम करने जा रहे हैं, जो कि आपको करना चाहिए था, इसलिए सब स्टेक होल्डर्स को बुला लिया। IMF रिप्रेजेंटेड बाय रजा बाकिर, ओके, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। शौकत तरीन लास्ट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। ठीक। मिफ्ता इस्माइल है इस गवर्नमेंट के, और हफीज शेख साहब जो कि अगली हुकूमत जो आएगी उसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। बुरी हुकूमत की बात करें, हाँ, जिसकी शेख साहब बात कर रहे हैं। अच्छा। ये शौकत तरीन साहब ने भी कहा है कि हम बुरी हुकूमत के साथ। अब जो शौकत तरीन का जो बयान आया वो बहुत इंपॉर्टेंट। क्या? शौकत तरीन के आप ने पढ़ा होगा, जो मुझे बताया गया, हो सकता है इस पर कोई गलती हो, मगर तो मैं पहले ही कह दूं जो मैंने सुना है कि शौकत तरीन साहब ये कह रहे हैं कि ये जो मामलात हैं इतने गंभीर हैं, इतने सीरियस हैं, संजीदा हैं कि एक हुकूमत या एक फाइनेंस मिनिस्टर इसको हल नहीं कर सकता। अच्छा। इसमें नेशनल सबको बैठना पड़ेगा और सब इत्तेफाक के साथ एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। और आगे उन्होंने कहा ये एक इस किस्म की हुकूमत ये नहीं कर सकती, क्योंकि जब ये करेगी तो हम बाहर बैठे हैं, हम नहीं छोड़ेंगे इनको। अच्छा। हमारी मजबूरी है, हम भी करेंगे। तो ऐसी एक हुकूमत लेके आए जिसके अंदर हम सभी हों। अच्छा। जिसकी जिम्मेदारी नून लीग ना जिम्मेदारी ले, ना PTI जिम्मेदारी ले, ना और उसकी सारा क्योंकि बोझ बहुत ज़्यादा, तो सारे जिम्मेदारी लें। और वो उसी सूरत में हो सकता है कि एक अबूरी हुकूमत आ जाए। तो वो ये सपोर्ट कर रहे हैं केयरटेकर गवर्नमेंट। तो वो केयरटेकर गवर्नमेंट कैसे आएगी? वो केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी, इस गवर्नमेंट की छुट्टी होगी तो केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी ना। केयरटेकर गवर्नमेंट के अंदर कौन होगा? हो सकता है केयरटेकर गवर्नमेंट के अंदर वो ये कहें कि मिफ्ता इस्माइल भी हो जाए, और हो सकता है कि हफीज शेख साहब भी हों, और पता नहीं शायद शौकत तरीन साहब को भी सीट मिल जाए। अच्छा, वो कौमी हुकूमत का जो पहले बनाया गया एक फार्मूला और उसमें माइनस PTI था, अब शौकत तरीन ये कह रहे हैं कि अपने बारे में ये कह रहे हैं कि ये इस किस्म की हुकूमत अगर आई तो वो ये कर सकेगी। अच्छा। और शायद अपना नहीं कहा कि मैं ज्वाइन करूंगा या नहीं करूंगा, मगर बहरहाल अवेलेबिलिटी होती है ना टेक्नोक्रेट्स की। तो अब सूरत हाल ये है कि इसका ये मतलब है कि इमरान खान की पार्टी चाहती है कि इलेक्शन हो, उसके लिए एक केयरटेकर गवर्नमेंट आए, ये गवर्नमेंट निकाली जाए। अच्छा। और उस गवर्नमेंट से जो काम करवाए जाए। और मैं ये समझता हूँ कि यही पुराना एजेंडा था एस्टेब्लिशमेंट का, और यही होना भी ऐसे ही चाहिए था, मगर हुआ ऐसे नहीं। अब सूरत हाल ये है कि ये गवर्नमेंट कहाँ तक जाएगी? ये सारे इकदाम कर देगी, उसके बाद IMF के साथ साइन करेगी जुलाई के अंदर। अच्छा। उसके बाद प्रेशर पड़ जाएगा। अब इन्होंने कर दिया सब कुछ, अब बोझ ले लिया, अनाउंसमेंट्स हो गई, कीमतें बढ़ गई, हो गया ना, पैसे आ गए। अब इनकी क्या ज़रूरत है हमें? अब तो हमें इलेक्शंस की ज़रूरत है। आप देख नहीं रहे बाहर कितना प्रेशर पड़ रहा है। वेटरन्स कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, उसको तो डिसोन कर दिया गया। खान साहब कहते हैं कि इलेक्शन की डेट दें। अच्छा। और शेख रशीद कह रहे हैं कि जून के बाद होएगा ही होएगा। और मैं भी यही कह रहा हूँ कि प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि एक इलेक्शन की तरफ जाया जाए। और ये जो हुकूमत है इसको पूरा फिर वक्त नहीं मिलेगा, ये बाहर आएंगे और बाहर आके इनको गाली पड़ेगी। जुलाई में साइन करने तक तो बाहर नहीं आएंगे ना। अच्छा, अब ये है कि शेख रशीद कहता है कि जैसे ही ये जून के बाद, उसके बाद केयरटेकर कर लेगा, कल फैसला कर लेना लॉन्ग मार्च का खान साहब। और वो उनका ये कहना है कि केयरटेकर्स जो है वो संभाल लेंगे जी, आप अब इनको निकालें, बजट के बाद इनको निकाल दें जी। अब मेरा ये मौक़िफ़, यहाँ फ़र्क है मौक़िफ़। देखिए, ये IMF जो है ना, ये केयरटेकर के साथ नहीं साइन करेगी। ये मेरी व्यू है, ये केयरटेकर के साथ नहीं करेगी, वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ ही करेगी। अलबत्ता एक दफ़ा साइन अगर हो जाते हैं
तो फिर वो एक प्रोग्राम शुरू हो जाता है। तो जो केयर टेकर्स आते हैं उनके पास पावर नहीं होती कॉन्स्टिट्यूशनली कि वो किसी चीज़ को तब्दील करें। तो वो अगर एक प्रोग्राम चल रहा होगा तो उसको चलाएंगे। और अगर ये शौकत तरीन साहब या हफीज़ शेख साहब आ जाते हैं तो ये जो इस वक्त हो रहा है ये तो यही करवा रहे हैं ना, ये तो IMF ही करवा रही है। तो अगर IMF आके केयर टेकर में बैठ जाती है तो वो चलाएगी वही चीज़ जो पहले चल रही है, तो फिक्र नहीं होगा। मगर क्या अगर ये साइन नहीं करते तो वो आ जाते हैं, तो उनके लिए साइन करना एक IMF प्रोग्राम इलीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं कर सकते। अच्छा। और वो चैलेंज भी हो सकता है और IMF नहीं चाहेगी वो इस किस्म की दलदल में फंसे जहाँ यहाँ केसेस चल रहे हैं कि केयर टेकर के पास तो ये इख्तियार ही नहीं था। तो उन्होंने किस कानून के तहत ये इख्तियार किया? ये जो साइन हमारे साथ करने जा रहे हैं इसकी कोई लॉन्गेविटी भी है, ये आगे चलेगा भी या नहीं चलेगा? अच्छा, तो इसलिए इसका तो ये मतलब है कि इस हुकूमत के पास कम से कम ये प्रेशर में लाने के लिए कार्ड है कि हमसे साइन करवाने हैं। हाँ। तो आप जरा प्रेशर को काबू में रखें। हाँ, काबू में रखें। तो अब ये कशमकश चल रही है। अच्छा। एक तरफ कशमकश ये है कि जी इलेक्शन कराओ, हाँ। दूसरी तरफ कशमकश ये है कि हमें पूरी टाइम दें, हम ये पूरा करेंगे और करके दिखाएंगे और कौम के इंटरेस्ट के अंदर हम अपनी बेइज्जती भी करवा लेंगे, बदनामी भी करा लेंगे, मगर हम करने के लिए तैयार हैं। अब देखना क्या ये है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या फैसला करती है। क्या ये फैसला करती है कि इनको IMF मिड जुलाई के बाद जैसे ही पैसे आते हैं फिर अलविदा करके अक्टूबर में इलेक्शन करा ली जाए? जी। ऐसे ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर जी, ये 3 महीने नवंबर कट ऑफ डेट है, उससे पहले Exactly, बहुत उससे कुछ पहले होगा। की तो सारी या चीज़ें ये है कि फिर हाँ। इनको चलने दें, फिर है। इमरान खान और जो दंदना रहे हैं बाहर, इनको फिर टैकल करना पड़ेगा। और अब आप देख रहे हो होता क्या है, होता ये है कि खान साहब जब भी कुछ दंदनाते हैं ना एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ तो कोई ना कोई वीडियो आ जाती है ऑडियो या वीडियो आ जाती है। जी। तो ये सिलसिला अब चल रहा है। हाँ। अब देखना ये है कि ये बंद होगा या बढ़ेगा। अच्छा। अगर ये बढ़ता है तो फिर आपको समझ आनी चाहिए कि इलेक्शन की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। ओके। और अगर ये कम होता है तो फिर आपको खतरे नजर आने चाहिए कि शायद हम खतरनाक एक्स प्राइम मिनिस्टर को अकोमोडेट करने जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके से आप सबको गौर करना चाहिए। हाँ। एक तरफ आप देखिए कि वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि केसेस जो हैं शहबाज शरीफ के और हमजा के वो हस्ब मामूल चलने चाहिए। FIA ने गिरफ्तारी मांग ली है। वो और क्या गिरफ्तारियां चाहिए मांग रहे हैं। आपको? ठीक है, राना सनाउल्लाह के खिलाफ फिर से जो हैं वो बुलाया गया जी, आए जी इंडाइटमेंट हाँ करनी है। एक तरफ वो प्रेशर इनके ऊपर है, ठीक है, कि सीधे इधर उधर होए तो कानून बाहर कर देंगे। ये बेचारे घबराए हुए हैं कि हम करें क्या। ओहो। तो ये इधर फंसे हुए हैं, उधर खान साहब फंसे हुए हैं, ठीक है, उधर सारा मुल्क फंसा हुआ है। हाँ। और जो यके और दुखिया इनके पास है। हाँ। और स्पेड्स के यके जो है वो एस्टैब्लिशमेंट लेके बैठी हुई ठीक है। अब हमने देखना है कि एस्टैब्लिशमेंट आगे 3 माह में क्या फैसले करती है। अगले 3 माह क्रूशल करार दे दिए हैं सेठी साहब ने, बहुत अहम है। बहरहाल काउंटडाउन एक बार फिर चल रहा है, एक बार फिर तारीख पे तारीख दी जा रही है। सांप सीढ़ी का ये खेल कहाँ तक जाएगा, गुफ्तगू का सिलसिला भी बाकी है। ब्रेक के बाद शो में एक बार फिर खुशामदेद। एहतसाब करने वालों के एहतसाब करने की बात हो रही है और ये बात हो रही है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। नूर आलम खान साहब कर रहे हैं और उन्होंने वो परफॉर्मा दिया नैब के अफसरान को और जो मुल्ज़िमान को दिया जाता है, तो इस पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एतराज़ उठाया कि आप ये कह रहे हैं कि हम मुल्ज़िमान हैं। बहरहाल उनसे उनके अहल खाना, मुलाजिमीन, इन सब के असासों की तफसीलात मांग ली गई हैं। आपके ख़याल में ये मुमकिन हो पाएगा कि उस दौर की जो रिकवरीज की गई हैं उनमें कितनी आई कितनी नहीं आई, उसकी वजूहात क्या है, इनकी छानबीन हो सके? देखिए, छानबीन तो नैब नहीं करवाने देगा आपको। नैब ने पहले भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी नैब चेयरमैन को बुलाया गया, वो नहीं गए, और जब गए भी तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीछे हट गई। इतनी प्रोटेक्शन थी नैब चेयरमैन को। अब प्रोटेक्शन कहाँ से आती है आप खुद ही जानते हैं। राना तनवीर भी तो थे ना इस तरफ, वो थोड़ा उन्होंने भी तो राना तनवीर ने तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ झगड़ा नहीं करना था और नैब को प्रोटेक्शन थी एस्टैब्लिशमेंट की, तो सीधी सी बात है, कोई इशू नहीं था। अब बात आई कि नैब ने किया क्या इतने सालों में। नैब के बारे में जो स्टेटिस्टिक्स हमें पता है वो ये है कि कोई 80% नैब की जो रिकवरीज हैं वो प्ली बार्गेन्स हैं। कन्विक्शंस बहुत कम है। देखिए, जब प्ली बार्गेन होता है ना, तो मैंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया क्योंकि नैब कानून ये कहता है कि आयशा ये बताओ कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए ये कान के इयररिंग्स लेने के लिए। तुम कहती हो आप कौन होते हैं पूछने वाले, मैंने कमाए हैं। वो कहते नहीं, आप मनी ट्रेल दें। अच्छा, आप दिखाएं ना कितने पैसे थे, कहाँ से आए थे। अच्छा, तो मतलब ये वो पहले वो आप पे लें कि आप चोर हैं, फिर कहते हैं प्रूव करें कि आप चोर नहीं हैं। आम कानून दुनिया का ये है कि अगर किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाता है तो वो प्रूव करता है, ठीक है, कि जी आप चोर हैं, बारे सबूत इल्ज़ाम लगाने वाले पे है। यहाँ नैब कानून कहता है कि हम आपके इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अब आप प्रूव करें कि हमारा इल्ज़ाम गलत है।
तो वो आप कहाँ जाएंगे, सफाई किधर दें। जाएंगे? तो अब ये है कि सबसे बड़ा मसला तो नैब में ये था, मगर इसके सहारे से नैब ने क्या किया कि आयशा और सेठी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। आयशा और सेठी को कहा कि ले जी आपके पास ये गाड़ी आई है, हमारा ख्याल है ये 2 लाख की है, आप कहते हैं 1 लाख की है। ये 1 लाख कहाँ से एक्स्ट्रा आया, क्योंकि वो तो आपको दिखा नहीं रहे हैं कि कहाँ से आया। आप जो मर्जी कहते जाएँ, वो कहे नहीं मानते, चले जेल। वो जेल पकड़ के था। तो प्ली बार्गेन क्या होती थी, फिर आपके पास आते थे, कहते थे चले ऐसे है कि हम लाख की बात हो रही है, आप 50,000 रुपये दे दें हमें, अच्छा, और आपको छोड़ देते हैं। अच्छा, तो बहुत से लोग थे वो कहते थे जब 4 महीने 6 महीने जान छुड़ाओ, वो इन्होंने जान तो छोड़नी कोई नहीं, चोरी शायद की थी सी, और कह लो जी 50 रुपये। तो मतलब है कि इसमें बिल्ट इन करप्शन है इस कानून के अंदर। बहुत अच्छे ऑफिसर्स भी हैं जो ऐसे नहीं करते, पर लाहौर के डीजी जो हैं सलीम साहब, सॉलिड आदमी, कभी उनके आप देखें उनका लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह बिल्कुल नहीं, वेरी लो मिडिल क्लास, तो पता लगता है ना यार किसी का। मगर ऐसे भी नैब ऑफिशियल्स थे या चेयरमैन रहे हैं जिनके बड़े बड़े रातों रात हुई। कुछ लोग तो लंदन में फिर रहे हैं, कुछ ब्रसल्स में फिर रहे हैं, कोई इधर फिर रहे हैं, कोई उधर फिर रहे हैं। तो अब बात यह है कि नैब में करप्शन बहुत ज़्यादा है, और अभी कहानियाँ आपने सुनी ली हैं कि जर्नैलों के वक्त भी कितनी करप्शन थी। ये सारा ये जो केस हुआ था ब्रॉडशीट वाला, आपने सुनी लिया ना, किस तरीके से नेगोशिएशन हुई और किस तरीके से पैसे आए और कितने अपने जेब से भरने पड़ गए, लोग क्या क्या कर गए वहाँ। तो ये तो एक केस नहीं, बहुत से केसेस हैं ऐसे। और फिर ऐसे केसेस भी हैं जहाँ नैब किसी के पीछे जाती है और सियासी तौर पे या उनको रोक दिया जाता है या उनको पेट्रोल ऑक्टेन हाई ऑक्टेन दे दिया जाता है कि आप पै जाओ, तो वहाँ भी कुछ नहीं निकला ना। तो ये सारी नैब का जो है ना केस, ये बहुत ही कमज़ोर ऑर्गेनाइजेशन है और एक विक्टिमाइजेशन के लिए है, मगर ये काम आती है ना, सियासतदानों के काम भी आई है और इस्टेब्लिशमेंट के काम भी आती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो बात कही गई है ना, नूर साहब ने जो बात कही है कि नैब के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी तो अपना रिकॉर्ड, वो भी अपना रिकॉर्ड जो है रिकॉर्ड लेके आए, ताकि जैसे अगर पॉलिटिशियंस के ऊपर ये हो सकता है और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पे ये हो सकता है, तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और आप वो लोग हैं जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को पकड़ने जाते हैं, तो आपको भी तो अपने हाथ साफ होने चाहिए ना। तो आप भी अपना ये दिखाएं। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल इनकी भी छानबीन होनी चाहिए। और इसी तरीके के साथ मैं समझता हूँ कि FBR के अंदर या CBR के अंदर जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, वहाँ भी ये चीज़ है। मैं इसलिए ये कहता हूँ कि जो लोग टैक्स कलेक्ट करने जाते हैं, सबसे ज़्यादा करप्शन वही होती है, टैक्स कलेक्टर्स के। ये बात तो शबर जैदी साहब भी कहते हैं। ये सारे ये दुनिया में यही है। हाँ। इसीलिए 2 चीज़ें होती हैं, एक तो उनको तनख्वाह अच्छी दी जाती है, अच्छा, बहुत अच्छी तनख्वाह दी जाती है, हैंडसम पैकेजेस होते हैं ताकि वो करप्शन की तरफ ना जाए। अच्छा। दूसरा ये उनको मॉनिटर किया जाता है, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ और उनके अंदर इन्वेस्टिगेटिव यूनिट्स होते हैं जो उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं। अच्छा। जैसे फ़ौज के अंदर ISI है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, ये जो सर्विसेज है उनके ऊपर ये इंटेलिजेंस होती है। अच्छा। वो और बात है, वो सिविलियंस भी होगी, वहाँ नहीं, बहरहाल वो और बात है। तो इसी तरीके के साथ IB जो है उसका क्या काम है, IB का भी यही काम है ना कि सिविल सर्विस और बाकी लोगों के ऊपर नज़र रखे कि हुकूमत की तरफ से गड़बड़ हो रही है या नहीं हो रही। इसी तरीके के साथ हर डिपार्टमेंट के अंदर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, हर पंजाब हुकूमत में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, उनका भी यही काम है कि सिविल सर्वेंट्स वगैरह, मगर ये करते नहीं है क्योंकि खुद मुलवस होते हैं। इसलिए कोई आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन होनी पड़ेगी जो कि इनकी टैक्स रिटर्न्स को और इनकी वेल्थ स्टेटमेंट्स को स्क्रूटनाइज करे। जाते जाते मैं ये कह दूं, ये बहुत अच्छा डिमांड है, ये होनी चाहिए, मगर पाकिस्तान के अंदर कोई इदारा नहीं है ये जो कर सकता है। जो इदारा करेगा वो खुद करप्ट हो जाएगा। अच्छा, ये नैब का तो यही इशू था ना। तो अब कैसे होगा, उसके मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ 2 कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 2nd टर्म के अंदर मोहतरमा ने ये देखा, किसी ने यही एडवाइस दी कि ये चोरों को चोर नहीं पकड़ते, कोई और काम करना पड़ेगा। तो इसलिए फिर ये किया कि उन्होंने 2 इंटरनेशनल स्विस एजेंसीज हायर की। स्विट्ज़रलैंड के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ दुनिया में अगर कोई मुल्क ऐसा है जहाँ करप्शन नहीं है उस किस्म की, तो वो स्विट्ज़रलैंड है और उनके कानून बड़े साफ़ सुथरे हैं। तो 2 इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, एक का नाम था कोटेक्ना, एक का नाम था SES। इन दोनों को हायर किया गया कि जो सारी हमारी इंपोर्ट होती है, इंपोर्ट के कस्टम्स के ऊपर इस वक्त आपकी जो सबसे ज़्यादा 60% जो टैक्स कलेक्ट होता है इस मुल्क के अंदर, वो इंपोर्ट से होता है, इंपोर्ट ड्यूटी से होता है। जो कराची पोर्ट के अंदर जो सारी चोरी होती है वहाँ, अच्छा, तो वहाँ से पैसे आते हैं। वहाँ लोग क्या करते क्या हैं, गाड़ी इंपोर्ट की, उसके ऊपर 100% ड्यूटी है। 100 रुपये की गाड़ी थी, 100 रुपये उसके ऊपर ड्यूटी देनी थी, 200 रुपये बढ़ गए। ठीक है, तो होता क्या है कि जी वो 100 रुपये की गाड़ी जो है उसको 40 रुपये दिखाया जाता है, इतना जाहिर कर 40 के ऊपर 40 रुपये दी जाती है। अच्छा। 80 रुपये, 120 रुपये बचा लिए, 20 रुपये कस्टमर वाले को दे दिए, 100 रुपये अपनी जेब में डाल दिए। तो सारी चोरी जो है वो इस तरीके से होती है, ओवर इन्वॉइसिंग, अंडर इन्वॉइसिंग।
एक्सपोर्ट्स के लिए एक तरीके से उधर से आती है, इंपोर्ट जो होती है अंडर इनवॉइसिंग होती है, तो उसमें से तो अब उन्होंने कोटेक्ना और SCS को स्विस कंपनीज को बुलाया, उन्होंने अपने अड्डे बनाए, उन्होंने इवैल्यूएशन करनी शुरू की, और आपकी जो लोग 100 रुपये की चीज़ 50 दिखा रहे थे, उनको 100 दिखानी पड़ी, बिकॉज उन्होंने कहा ये तो 100 रुपये की है, तो उन्होंने चोरी नहीं की। वो फिर आपके टैक्स रेवेन्यूज़ बढ़ने शुरू हो गए। मगर फिर यही इदारों ने सोचा इससे तो साड़ी रोटी पानी मर जाएगा, उन्होंने पूरे उनके खिलाफ महाज बनाया, और रेफरेंस जरदारी साहब पे अब भी हैं। वो करा करू के वो कोटेक्ना SCS फारिग हो गए, और हाँ। आप अभी तक हम मामले चल रहे हैं। ठीक है। तो रास्ते हैं, हाँ। मगर उसके साथ अकाउंटेबिलिटी के जो अदारे हैं वो खुद साफ शफाफ होने चाहिए। बिल्कुल, मेरा this is ये the हमेशा point। मौकफ रहा है कि आउटसोर्स करें इसको, बाहर से लोग लेके आए अच्छा, जिनके बारे में आप समझते हैं कि जी वो चोरी नहीं करते, उनको अच्छे पैसे दें, वो आपको पैसे बढ़ा के देंगे, और ये जो आपके इदारे हैं इनके ऊपर नजर रखेंगे। ठीक है। तो जो आपने कहा पिटीशन एक मूव हो जाती है, कल के प्रोग्राम में आपने जिक्र किया, एक पिटीशन आई कि चेयरमैन नैब की तैनाती में सुप्रीम कोर्ट का किरदार होना चाहिए, लेकिन वो फारिग कर दी गई। जाते जाते बताइएगा क्यों? बड़ा अच्छा किया है अतर मंजूला साहब ने जी। उसकी वजह ये है कि इनका ये सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है, ये जुडिशरी का ये काम नहीं है, जी। ये पार्लियामेंट का ये काम है, और उन्होंने अपने आइन के हद के अंदर रहते हुए ये किया। यानी एक दूसरे की डोमेन में मुदाखलत तो नहीं ये- करनी चाहिए, ये साजिश जस्टिस के अतर मंजूला को मुताबिक है। मैं ठीक है सलूट साहब, इसी नुक्ते पे खत्म करेंगे प्रोग्राम। फीडबैक दीजिएगा अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।